ओके फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? देखो, आज की जो बेसिक टॉपिक हमारा है, एक्चुअली में कोई विशेष टॉपिक है ही नहीं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो नहीं। एक्चुअली में ये सेशन का मतलब सिर्फ इतना था कि आप लोग अभी फिलहाल 11th से 12th की ओर ट्रांसफर हो रहे हो। तो जो 11 to 12th ट्रांजिशन पीरियड है आपका, ये 10, 20, 15 डेज जो भी, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप लोग कई तरीके की कैटेगरी में डिवाइडेड हो। जैसे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक अच्छा है, गुड, ठीक है, 11th में थोड़ी सी मेहनत उन्होंने करी है और बेसिक अच्छा क्लियर किया। दूसरी कैटेगरी वो है कि जो बीच में लटके हुए 50-50 वाले, उनका बेसिक बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत वीक भी नहीं। थर्ड वो है जिन्होंने मस्ती करी है ना, फुल एंजॉय किया हुआ है 11th। फुल एंजॉय का मतलब वो बेसिक में बिल्कुल नहीं। तो हम बेसिक ये 3 कैटेगरी आप लोगों की मानते हैं। स्टूडेंट 3 कैटेगरी में है, इनका बेसिक क्लियर है, नो डाउट। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स अगर सच पूछा जाए तो जो अभी प्रेजेंट का एनवायरनमेंट है, ज्यादा से ज्यादा 20% से ज्यादा नहीं, ये रियलिटी 20% स्टूडेंट्स ही हैं जिनका 11th का बहुत अच्छा, ठीक है। ये जिसे 50% लिखा है तो 50% ये है भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं ना, एक कहावत कही जाती है कि HHS ट्रिपल एच है ना, HHSP हिंदी में है नीचे हाथ से हाई स्कूल पास, ठीक है। तो वो हाल है, तो उनके लिए अब इनके तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए विशेष प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है किसके लिए? इनके लिए, क्योंकि 12th में इनके लिए दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है वो इसलिए है कि क्या करे, कैसे कोशिश करे कि ये जो कैटेगरी है उसको इन दोनों कैटेगरी के बीच में, यानी बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते तो इन कैटेगरी में आ जाएं, या इससे जो भी बेहतर कर सकते हैं तो कर सके। अब ये कैसे, ये नहीं करोगे तो आपका 12th गड़बड़ होगा, ये श्योर मान के चलिए, फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये जो भी आपको 10 डेज 15 डेज जो भी स्कूल से मिले हुए हैं, जो भी वेकेशन चल रही है या कहीं कहीं एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम के बाद भी 10 डेज का लगभग हमें लगता है कि होली के बाद और जो नया सेशन स्टार्ट होगा वो 4th या 5th अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये लगभग 15 डेज का जो मिलेगा, तो इसको कैसे यूटिलाइज करें कि आप कम से कम 2nd कैटेगरी तक तो आ ही जाए, ठीक है। तो आज उसी पे डिस्कस करेंगे क्या क्या हमको करना चाहिए, किस पे विशेष फोकस करना चाहिए, ठीक है। विशेष बात करें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें है ना। देखो, कुछ डाउट्स आप लोगों के मन में ये होता है कि अब हम 11th का पहले पढ़ेंगे या 12th का पढ़ेंगे। कुछ लोग तो मन में ये बना लेते हैं हम 11th भले कुछ नहीं किए हैं, लेकिन 12th में आने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11th करेंगे, इसका बेसिक क्लियर करेंगे, फिर 12th का करेंगे। यही पे आप गलत कर जाते हो। ये जो मेंटेलिटी बच्चों में बन जाती है कि पहले हम 11th पूरा करेंगे फिर 12th का सिलेबस करेंगे, जबकि हम 12th क्लास में अपीयर हो चुके, 12th में पहुंच चुके हैं, 12th क्लास में उसका सिलेबस भी पढ़ रहे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हम आप करते हैं और यही पे मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट भाई, अब ये बताइए कि पूरे 1 साल का आपका सिलेबस था, अब दूसरे साल में इसका भी सिलेबस है, और आप क्या चाह रहे हैं कि इसको कर लेंगे, तो क्या 1 महीने में आप कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, 3 महीने में कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्लीट करने के चक्कर में ये भी तो छूट रहा है, और ये किसका, ये तो बोर्ड का सिलेबस है। प्रॉब्लम यहाँ आती है।
तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इतना कर लेते हो तो विश्वास करिए आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं 12th में। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे, उन टॉपिक्स को देखते हैं। जैसे देखो, सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक की अलग हमें लिखे हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से रिलेटेड जो है वो अलग लिखे हुए। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो हमारा पूरा ऑर्गेनिक लगभग 30 मार्क्स का तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, 30 मार्क्स का है। इससे देखो 4 चैप्टर बेसिक है, 4 चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर हैं कि ये किसके हैं, सेकेंड बुक के ऑर्गेनिक के ही हैं, इसमें कोई एफर्ट है ही नहीं। अब इन 4 में अगर हम बात करें तो 9 मार्क्स प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7, इसको आप ऐड कर लीजिए, 7 7 14 प्लस 29 मार्क्स तो केवल ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर से हैं। और 6 मार्क्स का अबाउट आपका बायोमोलिक्यूल भी है, तो वही भी इसी बुक का है और ऑर्गेनिक का ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो अच्छा है। तो लगभग 35 मार्क्स तो क्लियर हो। अब 35 मार्क्स में टोटल ऑर्गेनिक है, तो हमें बेसिक चीजें तो क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि हमें बेसिक में पहला पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अटैकिंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए अटैकिंग ग्रुप में क्या है, किसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, किसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये बेसिक टॉपिक हुआ। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स का बहुत ज्यादा नहीं है, 2 रिएक्शन है जहां पे फ्री रेडिकल का नाम आएगा, है ना, 2 रिएक्शन है जहां पे फ्री रेडिकल का नाम आएगा। ठीक है, एक जब एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब हमें इसका यूज करना है, और कहीं स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तब ये करना है, और एक बार एक नेम्ड रिएक्शन है ना, तो फ्री रेडिकल पर भी विषय थोड़ा सा फोकस करना है। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कार्बन आयन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आएंगे, कई जगह आएंगे। ठीक है, तो उनको भी ध्यान रखना है। फिर आता है आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इन्हीं में आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी है। ठीक है, ये हम वो टॉपिक जो पूरे 12th में तुमको कहीं ना कहीं आपको यूज करना ही है, ये नहीं कि हम कोई भी टॉपिक उठा के दे दिए। ठीक है, ये आपको यूज होते ही, इसलिए हमने इनको इंक्लूड किया है इसमें। तो इन तीनों के बारे में कैसे हम कहाँ पर मेसोमेरिक लगता है, कौन से ग्रुप हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, उसमें भी कई कैटेगरीज होती है ना, प्लस माइनस, प्लस आर माइनस आर, है ना, तो कौन प्लस आर शो करता है, कौन माइनस आर शो करता है। ठीक है, कौन माइनस आई शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव, कौन पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो पता होना चाहिए हमको। ठीक है, उसके बाद फिर आता है अर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग। अब देखो जितने भी हमने यहाँ पे बोले ना कि 4 चैप्टर तो बेसिक ऑर्गेनिक के है ही, इन सब में बेंजीन इंक्लूडेड है या उसके डेरिवेटिव इंक्लूडेड है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में एरिल हैलाइड इंक्लूडेड है, सेकंड चैप्टर जब अल्कोहल फिनॉल और ईथर में आओगे तो वहां पर हमारा फिनॉल है ही। जब थर्ड चैप्टर में चलोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वहां पे आपको बेंजल्डिहाइड भी पढ़ना है, जिसकी भी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है ना, और बेंजो एसिटोफिनोन भी पढ़ना है, इसकी भी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब पहुंचोगे तो बेंजोइक एसिड भी पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक हमें पता होना चाहिए, अर्थोमेटा पैरा इफेक्ट पता होगा तब तो हम आगे रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, कौन कहाँ पे जाके कनेक्ट हो रहा है, कैसे रिएक्शन, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो चीजें हमें बेसिक पता होना चाहिए। तो ये भी कौन से ग्रुप, अर्थोमेटा पैरा डायरेक्टिंग। अब इसी का रेजोनेंस से बहुत बड़ा रिलेशन है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट या कहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट से बहुत बड़ा रिलेशन है इन दोनों का, है ना, इस टॉपिक का इससे बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो पता होना चाहिए कौन क्यों मेटा डायरेक्टिंग, अर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आईपीएसी रूल। अब देखो यही पे कंफ्यूजन होता है, आईपीएसी का नाम लेते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों आप लोगों के माइंड में ये आती है कि इतना बड़ा है हम कैसे याद करेंगे। देखो 12th में आ गए हो, 11th में क्या किया कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। 12th में बहुत बेसिक रूल तुमको पता होने चाहिए, बेसिक सा रूल है। भी समझो कि अगर बेसिक से याद करते हो तो हम समझते हैं कि आपका 1 आवर सफिशियंट है इसके बेसिक रूल्स को याद करने के लिए। 1 घंटे की ही तो बात है, 1 घंटे में आपका बेसिक रूल जो आपको 12th में यूज करने हैं वो सफिशियंट हैं, बहुत ज्यादा नहीं रखने हैं कि हमें पूरे ही पढ़ने हैं। अब वो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, जितना ज्यादा कर चुका अच्छी बात है, लेकिन बेसिक रूल्स में आप 1 घंटे का टाइम दे दो, बहुत आराम से हो जाएगा। लेकिन हाँ, किसको पढ़ना है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कितना पढ़ना है।
फिर फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। देखो हमने जो ऑब्जर्व किया है वो क्या है, बच्चे क्या भूल जाते, वो पहचान ही नहीं पाते कि एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, ये एमीन क्या है, एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, अमाइड को कैसे लिखते हैं, ठीक है, अमाइड क्या है, एसिड हैलाइड क्या है, एसिड हैलाइड क्या है, एनहाइड्राइड क्या है, ये है ना, एनहाइड्राइड्स, ईस्टर क्या है, ईस्टर और ईथर में क्या डिफरेंस होता है, यही बच्चों को नहीं समझ में आता, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी, जब ये एमीन पढ़ते हैं तो उसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ते हैं, तो ये तो चीजें आपको 11th के लिए इतनी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमने लिखा फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत बेसिक से लेके चले जो आपकी कमियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेम रिएक्शन, देखो नेम रिएक्शन सारी याद करनी पड़ेंगी, है ना, लगभग 8 to 10 नेम रिएक्शन ओवरऑल लमसम आपके उसमें है, ये सारी नेम रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इतना ही ऑर्गेनिक का है, अगर आप इतना ऑर्गेनिक में पढ़ के चलते हो तो ट्रस्ट सबसे बढ़िया जाएगा तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ध्यान रखिए अगर इतना आप करके चलते हो, ठीक है। अगर आप इतना लेकर चल रहे हो तो बहुत अच्छा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। ये कुछ फंक्शन ग्रुप के नाम सामने नेम्स आपको लिखे हुए, ठीक है, इनको पता होना चाहिए। चलिए, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था उस समय। ओके, अब आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में आपको क्या क्या करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, सच चीजें उसमें नहीं मिलेंगी आपको, थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग होगा एलिमेंट्स, बाकी सब नहीं मिलेंगे आपको, है ना। देखो सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक में क्या करना है आपको, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में एटॉमिक नंबर एस और पी ब्लॉक का पूरा, इसमें एक वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर 1, 2, 13 से लेकर के 18 तक इनके एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, सबके विद सिंबल, एटॉमिक नंबर और सिंबल, है ना, ये चीज बिल्कुल आपका क्लियर, इसमें एक वर्ड नहीं रखना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। दूसरा है एटॉमिक मासेस अप टू एटॉमिक नंबर 30, ठीक है, ये कंपलसरी है, और 30 के साथ कुछ बेसिक है, सिलेक्टिव है, जिनका पता होना चाहिए, जैसे कि हेलोजन्स में सारे हमने पी ब्लॉक लिखा है, हेलोजन में सारे, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहां तक तो 30 तक है, लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन, ये इनका हो गया। उसके बाद जैसे आपको पता होना चाहिए सिल्वर की क्या है एटॉमिक मास, है ना, गोल्ड की क्या है, मर्क्यूरी की क्या है, ठीक है, वो होना चाहिए, लेड की क्या है वो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये जो बेसिक है, ठीक है, जर्मेनियम की क्या है, गैलियम की क्या है, ठीक है, ये तो पता ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई जिंक की तो चलो जिंक की उसी में आ जाएगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इतना तो हमें आना चाहिए, ठीक है। उधर बेरियम की क्या है, ठीक है, और बेरियम हो गया, इस तरह तो इनको बेसिक हमको पता होना ही चाहिए, ठीक। तो 30 तक प्लस ये जो हमने नाम लिखे इनके एटॉमिक मासेस आपको पता हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की नीड है, पूरा एक अलग ही चैप्टर है, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसमें आपका कन्फिगुरेशन की नीड पड़ेगी, और बहुत अच्छे से बिना कंफ्यूज से कुछ कर नहीं पाएंगे आप उसमें, बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। और दूसरा एक टॉपिक है जहां कन्फिगुरेशन की आपको नीड पड़ेगी, उसमें भी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों है, वो है डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये दो चैप्टर हैं जहां पर आपको कन्फिगुरेशन की नीड पड़ने वाली है, तो वो भी आपको आना चाहिए, लेकिन दो कैटेगरी में, सब शेल यानी ऑर्बिटल बेस पे, और ऑर्बिटल बेस पे यानी शेल के अकॉर्डिंग, ऑर्बिट बेस पे, ठीक है, यानी शेल के अकॉर्डिंग, दोनों तरीके से कन्फिगुरेशन निकालना, क्योंकि कन्फिगुरेशन निकालेंगे तभी पोजीशन ऑफ एलिमेंट आप बता पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपसे आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, किसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिक ऑक्सीडेशन नंबर किसका क्या होता है, रेडियो, वो 11th का जो रिडॉक्स वाला चैप्टर उसमें से एक छोटा सा टॉपिक है वहां,
है ना, उसके रूल्स लिखे। रेडियाई कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम होती है, कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ठीक है, वो चीजें आपको पता। अगर इतनी चीजें आपने जो हमने टॉपिक आपको बताया अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से कर जाओगे, 12th में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, जितना इसमें लिखा हुआ जितना हमने बताया है टॉपिक्स उतना आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 10 डेज 15 डेज का टाइम आपके लिए सफिशियंट है इनको कंप्लीट करने की। इतना आप लोग करिए, बहुत अच्छा जाएगा, फिर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है।